ग्रेविटेशन चैप्टर का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है वेटलेसनेस। वेटलेसनेस एक फीलिंग होता है जहां पे पर्सन अपने वेट को फील नहीं करता है। तो जीरो फीलिंग ऑफ वेट, वेट का फीलिंग ना होना, दैट इज कॉल्ड वेटलेसनेस। वेटलेसनेस का मतलब वेट जीरो होना नहीं। वेटलेसनेस डज नॉट मीन जीरो वेट। वेटलेसनेस का मतलब जीरो फीलिंग ऑफ वेट, पर्सन को अपना वेट फील नहीं होगा, दैट इज कॉल्ड कंडीशन ऑफ वेटलेसनेस। तो इस वेटलेसनेस कंडीशन को हमको स्टडी करना है। सबसे पहले वेट का फीलिंग क्या होता है ना। यूजुअली वी डिफाइन आवर वेट, बट हाउ डू वी फील आवर वेट? एक बेसिक क्वेश्चन, हम लोग हमारे वेट को क्यों फील करते हैं? व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ वेट? सबसे पहले हम लोग वेट का डेफिनेशन से शुरू करेंगे। तो वेट क्या होता है, वेट को डिफाइन कैसे करते हैं? तो वेट इज डिफाइंड एज द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी एंड दैट फोर्स इज एक्सर्टेड बाय अर्थ। तो अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ऑन अवर बॉडी, दैट ग्रेविटेशनल फोर्स इज कॉल्ड वेट ऑफ अ बॉडी। और वेट का सिंबल W होता है और वेट का फॉर्मूला m/g होता है। बट ये तो हो गया वेट का डेफिनेशन और वेट का फॉर्मूला। वेट इज m/g, वेयर m इज मास एंड g इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। बट आवर क्वेश्चन वाज हाउ डू वी फील आवर वेट? हम हमारे वेट को क्यों फील करते हैं? तो कंसिडर वन पर्सन स्टैंडिंग ऑन अ सरफेस। एक पर्सन सरफेस पे स्टैंडिंग पोजीशन में। Now when a person is standing on some hard surface, he will apply one force on the surface. ये पर्सन क्या करेगा, इस सरफेस को एक फोर्स अप्लाई करेगा। और कितना फोर्स अप्लाई करेगा? जितना ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, दैट इज m/g। तो m/g is the force applied by the person on the surface, and this force will act as action force. Now according to Newton's third law, न्यूटन्स का जो थर्ड लॉ ऑफ मोशन है, एवरी एक्शन हैज इक्वल, अपोजिट एंड साइमल्टेनियस रिएक्शन। हर एक एक्शन फोर्स का एक रिएक्शन फोर्स होगा। तो इस केस में भी न्यूटन्स का थर्ड लॉ एप्लीकेबल होगा। तो अगर पर्सन ने सरफेस को एक्शन फोर्स अप्लाई किया है तो ये सरफेस इस पर्सन को रिएक्शन फोर्स अप्लाई करेगा। तो रिएक्शन फोर्स इज द फोर्स अप्लाइड बाय द सरफेस ऑन द पर्सन। और जितना एक्शन फोर्स होगा उतना ही रिएक्शन फोर्स भी होगा। तो रिएक्शन फोर्स को मैंने एन कॉल किया, समटाइम्स इट इज कॉल्ड नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल बिकॉज इट इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो इस रिएक्शन को बोलेंगे नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल का मतलब परपेंडिकुलर। और जितना एक्शन फोर्स होगा उतना ही रिएक्शन फोर्स भी होगा। तो नॉर्मल रिएक्शन N इक्वल्स टू mg, and because of the reaction force exerted by the surface, this person will feel his weight. तो वेट का फीलिंग इज नॉट बिकॉज ऑफ एक्शन फोर्स, वेट का फीलिंग इज बिकॉज ऑफ रिएक्शन फोर्स एक्सर्टेड बाय द सरफेस। तो सरफेस हमको रिएक्शन फोर्स दे रहा है एंड बिकॉज ऑफ रिएक्शन फोर्स हम लोग हमारे वेट को फील कर पा रहे हैं। तो फीलिंग ऑफ वेट इज ड्यू टू रिएक्शन फोर्स एक्सर्टेड बाय द सरफेस। तो feeling of weight is because of reaction force exerted by the surface. Now suppose एक ऐसा सिचुएशन क्रिएट हुआ जहां पे सरफेस रिएक्शन फोर्स देना बंद किया। तो इफ सरफेस स्टॉप्स गिविंग द रिएक्शन, अगर सरफेस ने रिएक्शन फोर्स देना बंद कर दिया
तो इफ देयर इज नो रिएक्शन देयर इज नो फीलिंग ऑफ वेट, फिर हमको वेट का फीलिंग नहीं होगा, एंड दैट जीरो फीलिंग ऑफ वेट इज कॉल्ड कंडीशन ऑफ वेटलेसनेस। तो वेटलेसनेस का मतलब रिएक्शन फोर्स ऑफ द सरफेस बिकम जीरो। तो अगर हमको सरफेस का रिएक्शन फोर्स नहीं मिलेगा, जीरो रिएक्शन फोर्स, देन वी विल स्टॉप फीलिंग अवर वेट। ओके, तो ये तो हो गया कंसेप्ट ऑफ फीलिंग ऑफ वेट। अभी इसके बाद हमको स्टडी करना है कंसेप्ट ऑफ एपरेंट वेट। कंसेप्ट ऑफ एपरेंट वेट ऑफ अ पर्सन इन अ लिफ्ट। यू कैन कॉल इट लिफ्ट और यू कैन कॉल इट एलिवेटर। तो मूविंग लिफ्ट में या मूविंग एलिवेटर में पर्सन का जो एपरेंट वेट होगा वो कैसे मेजर होगा? ठीक है, तो यहां मैंने एक लिफ्ट केबिन को ड्रॉ किया है। दिस इज वन लिफ्ट केबिन, और एक केबल है जिससे लिफ्ट केबिन को हमने टाई किया है, एंड ड्यू टू दिस केबल लिफ्ट कैन मूव अपवर्ड और डाउनवर्ड। Now consider one person inside the lift. Now when we are inside the lift, there are two forces acting on our body. अगर हम लोग लिफ्ट केबिन में है तो हमारे बॉडी पे दो फोर्सेस एक्ट करेंगे। कौन कौन से फोर्सेस हमारे बॉडी के ऊपर एक्ट करेंगे लिफ्ट के अंदर? पहला फोर्स कौन सा होगा? ग्रेविटेशनल फोर्स। And gravitational force will act in the downward direction toward the center of the earth. And this gravitational force acting on a body is called weight of the body, mg, weight of the body. दूसरा कौन सा फोर्स हमारे बॉडी पे एक्ट करेगा? नॉर्मल रिएक्शन, ये वाला रिएक्शन फोर्स। और ये नॉर्मल रिएक्शन किसने अप्लाई किया? लिफ्ट के फ्लोर ने। ये लिफ्ट का फ्लोर होगा। तो ऐसे दो फोर्सेस हमारे बॉडी पे ऐड करेंगे इनसाइड द लिफ्ट। एक होगा ग्रेविटेशनल फोर्स एंड दूसरा होगा नॉर्मल रिएक्शन ऑफ द लिफ्ट फ्लोर। इसमें से ग्रेविटेशनल फोर्स जो होगा mg वो कांस्टेंट होगा। इट विल नॉट डिपेंड अपॉन मोशन ऑफ द लिफ्ट, वेदर लिफ्ट इज गोइंग अपवर्ड और डाउनवर्ड, उससे mg का वैल्यू चेंज नहीं होगा। और ये जो नॉर्मल रिएक्शन है, दिस नॉर्मल रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन द मोशन ऑफ द लिफ्ट। तो जैसे लिफ्ट का मोशन होगा अपवर्ड या डाउनवर्ड, उसके हिसाब से नॉर्मल रिएक्शन चेंज होगा। एंड जैसे नॉर्मल रिएक्शन चेंज होगा, हमारा वेट का फीलिंग भी चेंज होगा। तो वो जो हम लोग वेट फील करेंगे लिफ्ट के अंदर, इट इज नथिंग बट अमाउंट ऑफ नॉर्मल रिएक्शन। चलो, केस नंबर 1, we discuss different cases. In case number 1, lift is at rest. लिफ्ट मोशन में नहीं है, लिफ्ट एक जगह पे रेस्ट पे। अगर लिफ्ट रेस्ट पे होगा तो उसका वेलोसिटी जीरो होगा, एंड अगर वेलोसिटी जीरो होगा तो फिर एक्सेलरेशन भी जीरो होगा। तो इस कंडीशन में when the lift is at rest, velocity of the lift is zero, implies acceleration of the lift is also zero. अभी यहां पे हम लोग दो वेट को डिफाइन करें, एक ट्रू वेट एंड दूसरा एपरेंट वेट। ट्रू वेट का मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी, उसका फॉर्मूला क्या होगा? mg। एंड एपरेंट वेट का मतलब कितना वेट हमने फील किया लिफ्ट के अंदर, हम लोग कितना वेट फील कर रहे हैं। तो जो वेट का फीलिंग होगा दैट इज कॉल्ड एपरेंट वेट। एंड एपरेंट वेट मे नॉट बी इक्वल टू ट्रू वेट ऑल द टाइम इनसाइड द लिफ्ट। लिफ्ट के अंदर हमारा जो एपरेंट वेट है वो हमेशा ट्रू वेट के बराबर नहीं होगा। तो एपरेंट वेट कैसे कैलकुलेट होगा? इट इज नथिंग बट अमाउंट ऑफ नॉर्मल रिएक्शन। तो लिफ्ट के अंदर हम लोग कितना नॉर्मल रिएक्शन फ्लोर से एक्सपीरियंस कर रहे हैं, दैट विल गिव यू द फीलिंग ऑफ एपरेंट वेट। तो एपरेंट वेट होता है अमाउंट ऑफ नॉर्मल रिएक्शन, डायग्राम में वो n है। अभी देखो, बॉडी के ऊपर दो फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं लिफ्ट के अंदर, एक mg है, दूसरा नॉर्मल रिएक्शन है, और दोनों फोर्सेस अपोजिट डायरेक्शन है। एंड व्हेन टू वेक्टर्स आर इन अपोजिट डायरेक्शन, इनका रिजल्टेंट होगा सब्ट्रैक्शन। इनका हम लोग सब्ट्रैक्शन करेंगे बिकॉज दिस टू वेक्टर्स आर इन अपोजिट डायरेक्शन। So net force या resultant force acting on the body will be mg minus n,
यहां मैंने इन दो फोर्सेस को सब्ट्रैक्ट किया। क्यों सब्ट्रैक्ट किया? बिकॉज दे आर एक्टिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन एंड वी नो दैट फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, है ना। F इक्वल्स टू m इंटू a होता है। बट पहले केस में अगर लिफ्ट रेस्ट पे है तो एक्सेलरेशन जीरो है। एक्सेलरेशन जीरो है का मतलब ये वैल्यू जीरो हो गया तो नेट फोर्स जीरो हो गया। इसका मतलब mg माइनस n जीरो हो गया। इसका मतलब n इक्वल्स टू mg हो गया। n इक्वल्स टू mg का मतलब एपरेंट वेट इज एग्जैक्टली इक्वल टू ट्रू वेट। तो अगर लिफ्ट रेस्ट पे है तो हमारा फीलिंग ऑफ वेट होगा ट्रू वेट का मतलब वेट ना तो इंक्रीज होगा ना तो डिक्रीज होगा। हम लोग हमारा ट्रू वेट को फील करेंगे ना। केस नंबर 2, in case number 2 lift is moving either upward या downward। lift is moving either upward या downward but with uniform velocity। लिफ्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी से या तो ऊपर की तरफ मूव कर रहे हैं या तो फिर नीचे की तरफ मूव कर रहे हैं। यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट है एंड व्हेन वेलोसिटी इज कांस्टेंट एक्सेलरेशन इज जीरो। तो इस केस में भी एक्सेलरेशन जीरो है जैसे केस 1 में था। देखो पर यहां पे एक्सेलरेशन जीरो था बिकॉज बॉडी वाज एट रेस्ट। यहां पे एक्सेलरेशन जीरो बिकॉज देयर इज नो चेंज इन वेलोसिटी बिकॉज व्हाट इज एक्सेलरेशन? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। बट यहां पे वेलोसिटी कांस्टेंट है एंड अगर एक्सेलरेशन जीरो होगा तो बाय दिस इक्वेशन n इक्वल्स टू वापस mg हो जाएगा। सेम लॉजिक। तो इस केस में भी एपरेंट वेट जो होगा वो ट्रू वेट के बराबर होगा। तो मतलब नो इंक्रीज और डिक्रीज इन वेट फील होगा। जितना ट्रू वेट है उतना ही वेट फील होगा। केस नंबर 3, इन केस नंबर 3 लिफ्ट इज मूविंग अपवर्ड। अभी लिफ्ट ऊपर की तरफ मूव कर रहा है विथ एक्सेलरेशन e। तो लिफ्ट इज मूविंग अपवर्ड विथ एन एक्सेलरेशन ऑफ e का मतलब लिफ्ट ऊपर की तरफ मूव कर रहा है और उसका वेलोसिटी धीरे धीरे इंक्रीज कर रहा है। एक्सेलरेशन का मतलब वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है। तो इस कंडीशन में नॉर्मल रिएक्शन फोर्स विल बी ग्रेटर देन mg। व्हाई? बिकॉज मोशन इज अपवर्ड। तो अगर मोशन अपवर्ड है तो अपवर्ड पॉइंटिंग फोर्स हैज टू बी स्ट्रॉन्गर एंड अगर मोशन डाउनवर्ड होता तो डाउनवर्ड फोर्स विल बी स्ट्रॉन्गर। तो यहां पे सिंस मोशन इज अपवर्ड नॉर्मल रिएक्शन इज ग्रेटर देन mg। तो फिर इस केस में नेट फोर्स कितना होगा? n माइनस mg। यहां पे मैंने n माइनस mg किया बिकॉज n इज ग्रेटर देन mg एंड नेट फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। और यहां पे एक्सेलरेशन हो रहा है बिकॉज लिफ्ट इज मूविंग विथ सम एक्सेलरेशन e। तो फिर n का फॉर्मूला क्या होगा? mg प्लस ma। इस mg को मैंने यहां पे ट्रांसफर किया तो ये होगा एपरेंट वेट। दिस इज एपरेंट वेट व्हेन द लिफ्ट इज मूविंग अपवर्ड। इट इज mg दैट इज ट्रू वेट प्लस ma। ये जो ma फोर्स होगा इसको बोला जाएगा सूडो फोर्स। सूडो का मतलब इमेजिनरी। तो बिकॉज ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ द लिफ्ट पर्सन इनसाइड द लिफ्ट विल एक्सपीरियंस वन सूडो फोर्स, इमेजिनरी फोर्स जो यहां पे ma रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका मतलब आपके रियल वेट में एक सूडो फोर्स एक्ट हो रहा है, ऐड हो रहा है। तो यू विल फील आपका वेट इंक्रीज हो गया। आपको ऐसे फील होगा कि आपका वेट इंक्रीज हो गया। तो ये आपने बहुत बार एक्सपीरियंस किया होगा लिफ्ट के अंदर। When the lift is moving upward, we feel slightly heavier। हम लोग थोड़ा हेवीनेस फील करते हैं। तो हम लोग क्यों हेवीनेस फील करते हैं? बिकॉज हमारे रियल वेट में सूडो फोर्स ऐड हो रहा है। तो बिकॉज ऑफ दैट वी फील हेवी बिकॉज हमारा एपरेंट वेट जो है ना ऊपर गया है। तो दिस वाज केस नंबर 3, लिफ्ट इज मूविंग अपवर्ड विथ एक्सेलरेशन e। नाउ लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट केस। Discuss case number 4. In case number 4, lift is moving downward with acceleration e। इस केस की बात कर रहे हैं, हाँ ये वाला केस। Lift is moving downward with an acceleration e।
का मतलब लिफ्ट नीचे की तरफ मूव कर रहा है बट वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है. Lift is moving downward with increasing velocity, that is called acceleration. तो इस सिचुएशन में डाउनवर्ड फोर्स इज स्ट्रॉन्गर देन अपवर्ड फोर्स. इसका मतलब इस सिचुएशन में F नेट कितना होगा, mg माइनस n. यदि mg फोर्स स्ट्रॉन्गर है तो mg में से n माइनस किया, एंड नेट फोर्स होगा मास इनटू एक्सेलरेशन. तो देयरफॉर n, ये जो n होगा उसका वैल्यू क्या होगा, n का वैल्यू क्या होगा, mg माइनस ma. तो ये होगा एपरेंट वेट का वैल्यू. दिस इज अ वेट, दिस इज एपरेंट वेट ऑफ अ पर्सन व्हेन द लिफ्ट इज मूविंग डाउनवर्ड. इट इज mg माइनस ma. इसका मतलब आपके रियल वेट में से ये mg आपका तो रियल वेट होगा, तो आपके रियल वेट में से सूडो फोर्स माइनस हो रहा है. ma क्या है, ये ma क्या है, सूडो फोर्स. तो आपके रियल वेट में से ma फोर्स माइनस हो रहा है, तो आपको ऐसा लगेगा कि आपका वेट कम हो गया. यू विल फील यू हैव बिकम लाइटर, थोड़ा लाइटरनेस फील होगा. व्हेन द लिफ्ट इज मूविंग डाउनवर्ड वी फील लाइटर. क्यों लाइटरनेस फील होता है, बिकॉज mg में से एक फोर्स माइनस हो रहा है. एंड व्हेन द लिफ्ट इज मूविंग अपवर्ड वी फील हेवियर. क्यों हेवीनेस फील होता है, बिकॉज आपके रियल वेट में से सूडो फोर्स ऐड हो रहा है. एंड नाउ वी कम टू केस 5. इन केस नंबर 5, सपोज ये केबल ब्रेक हो गया. दिस केबल सपोर्टिंग द लिफ्ट केबिन ब्रेक्स. ये टूट गया. तो अगर केबल टूट जाएगा तो ये जो लिफ्ट केबिन होगा ये ऐसे नीचे गिरेगा, एंड दैट इज कॉल्ड फ्री फॉल कंडीशन. तो केस 5 में लिफ्ट इज इन अ फ्री फॉल कंडीशन. और फ्री फॉल कंडीशन के लिए ये जो केबल होगा ना, जो लिफ्ट केबिन को सपोर्ट कर रहा है, वही टूट जाएगा. फ्री फॉल कंडीशन में बॉडी मूव्स विद एन एक्सेलरेशन इक्वल टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. दिस कंडीशन इज कॉल्ड फ्री फॉल कंडीशन. A इक्वल्स टू G. So when any body moves with an acceleration same as acceleration due to gravity, then that body is said to be in a free fall condition. इसको बोलेंगे free fall condition. A equals to G. याद रखो इसको बच्चों. एंड मोशन तो डाउनवर्ड होगा फ्री फॉल में, का मतलब इक्वेशन तो ये अप्लाई करेंगे, डाउनवर्ड मोशन है ना फ्री फॉल में भी. बट यहां पे A और G सेम है, तो अगर A और G सेम होगा तो नॉर्मल रिएक्शन जीरो हो जाएगा. इसका मतलब एपरेंट वेट जीरो हो जाएगा, है ना. ये n बिकम जीरो, एंड एपरेंट वेट जीरो का मतलब देयर इज नो फीलिंग ऑफ वेट. एपरेंट वेट का जीरो होना का मतलब देयर इज नो फीलिंग ऑफ वेट. पर्सन विल फील जीरो वेट, एंड दैट इज कॉल्ड वेटलेसनेस. This is condition of weightlessness. Normal reaction zero होना. तो under free fall condition, in a free fall condition, both person and lift, both are moving in a downward acceleration. Under free fall condition, both person and lift, both are moving downward with the same acceleration, and that acceleration is same as acceleration due to gravity. तो फ्री फॉल कंडीशन में ये जो एक्शन रिएक्शन फोर्सेस होते हैं वो तो एक्ट ही नहीं करेंगे. फ्री फॉल कंडीशन में पर्सन विल नॉट अप्लाई एनी एक्शन फोर्स एंड सरफेस विल नॉट अप्लाई एनी रिएक्शन फोर्स. का मतलब एक्शन रिएक्शन फोर्सेस ही जनरेट नहीं होंगे. एंड इन द एब्सेंस ऑफ रिएक्शन फोर्स द पर्सन विल फील जीरो वेट. का मतलब इट विल हैव अ फीलिंग ऑफ वेटलेसनेस. So condition necessary for weightlessness is free fall condition. A equals to G. Now we are discussing weightlessness of an astronaut in an orbiting spacecraft. Astronaut is a space traveler. An example of orbiting spacecraft can be International Space Station. तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ISS
is an orbiting spacecraft, and there are astronauts living inside the International Space Station. And all astronauts in orbiting spacecraft are in a state of weightlessness. तो ऑर्बिटिंग स्पेसक्राफ्ट में वेटलेसनेस कंडीशन क्यों अराइज होता है, उसका ये एक्सप्लेनेशन है. तो दिस इज प्लैनेट अर्थ. लेट m be the mass of earth, and this is spacecraft, and this is astronaut. Astronaut and spacecraft are performing uniform circular motion around the earth. Uniform circular motion का मतलब circular motion with constant speed. UCM, uniform circular motion. It is a circular motion with constant speed. And when a satellite is revolving in a circular orbit, उसका जो speed होगा वो कौन सा होगा? Critical speed होगा. तो VO will be the orbital speed या critical speed in circular motion. Now, since spacecraft is at height h, वहां पे जो acceleration to gravity होगा वो gh होगा. gh is acceleration due to gravity at height h. Okay? तो spacecraft ऐसे revolve कर रहे हैं. And let r be the radius of circular orbit. So this astronaut is in a condition of weightlessness. तो देखो ये weightlessness का scientific explanation. Now since astronaut and a spacecraft is performing uniform circular motion, centripetal acceleration of the spacecraft is given by AC. AC का मतलब centripetal acceleration. Centripetal का मतलब it is towards the center. का मतलब स्पेसक्राफ्ट का जो एक्सेलरेशन होगा इट इज टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ. दैट्स व्हाट इज कॉल्ड सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन. एंड इन सर्कुलर मोशन सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है v²/r, वेयर v इज वेलोसिटी एंड r इज रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ. बट यहां पे वेलोसिटी कौन सा होगा? vo, वेयर vo इज ऑर्बिटल वेलोसिटी. फिर अगर मैंने यहाँ पे ऑर्बिटल वेलोसिटी को सब्स्टिट्यूट किया, ऑर्बिटल वेलोसिटी इज रूट ऑफ gm/r, तो फिर ये एक्सप्रेशन हो जाएगा gm/r², वेयर कैपिटल M इज मास ऑफ द अर्थ एंड r होगा रेडियस ऑफ सर्कुलर ऑर्बिट. एंड gm/r² इज सेम एज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट हाइट h का फॉर्मूला. यही फॉर्मूला g का भी था एट हाइट h. इसका मतलब ऑर्बिटिंग स्पेसक्राफ्ट का जो एक्सेलरेशन होगा ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बराबर होगा. ऑर्बिटिंग स्पेसक्राफ्ट का जो एक्सेलरेशन होगा ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बराबर होगा. एंड A इक्वल्स टू G इज कॉल्ड फ्री फॉल कंडीशन. ये हो गया फ्री फॉल कंडीशन. A इक्वल्स टू G. इसका मतलब ऑर्बिटिंग स्पेसक्राफ्ट एंड एस्ट्रोनॉट आर इन द कंडीशन ऑफ फ्री फॉल. फ्री फॉल कंडीशन का मतलब स्पेसक्राफ्ट नीचे नहीं गिर रहा है. दैट इज नॉट फ्री फॉल. फ्री फॉल कंडीशन का मतलब ए और जी सेम बना. तो ऑर्बिटिंग स्पेसक्राफ्ट इज इन अ कंडीशन ऑफ फ्री फॉल का मतलब उनका जो एक्सेलरेशन है ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बराबर है. देखो ये उसका मैथमेटिकल प्रूफ. Now let us calculate gravitational pull. का मतलब ये जो एस्ट्रोनॉट है इस पे कितना ग्रेविटेशनल पुल एक्सर्ट हो रहा है ऑफ द अर्थ, एंड दैट इज नथिंग बट वेट ऑफ द एस्ट्रोनॉट. वेट का फॉर्मूला m into g होता है, बट यहां पे g कौन सा होगा? gh होगा, बिकॉज एस्ट्रोनॉट इज एट हाइट h. और gh का वैल्यू मैंने सब्स्टिट्यूट किया. gh कितना है? gm/r² है. तो सब्स्टिट्यूट gh का वैल्यू, तो ग्रेविटेशनल पुल कितना हो गया? वेट कितना हो गया हाइट h पे? gmm/r². Now we apply force equation. There are two forces acting on the astronaut. जैसे मैंने लिफ्ट का केस कंसीडर किया था. एक होगा वेट एंड दूसरा होगा नॉर्मल रिएक्शन ऑफ द फ्लोर ऑफ द सैटेलाइट. तो नेट फोर्स कितना होगा? वेट माइनस नॉर्मल रिएक्शन एंड फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन.
फिर मैंने यहाँ पे ये mgh का वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया और AC का वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया, तो फिर इसको सॉल्व करेंगे तो n कितना आएगा, 0 आएगा। देखो n विल बी 0, इसका मतलब नॉर्मल रिएक्शन बिकम 0। तो ड्यू टू दिस फ्री फॉल कंडीशन, नॉर्मल रिएक्शन एक्टिंग ऑन द एस्ट्रोनॉट इज 0। इसका मतलब एस्ट्रोनॉट जो है ये स्पेसक्राफ्ट के फ्लोर पे कोई एक्शन फोर्स नहीं अप्लाई करेगा, एंड इफ देयर इज नो एक्शन फोर्स देयर इज नो रिएक्शन फोर्स फ्रॉम द फ्लोर। तो देयर आर नो एक्शन रिएक्शन फोर्सेस इन अ स्पेसक्राफ्ट। As a result, there is no reaction force acting on the astronaut. And since there is no reaction force, astronaut will have a feeling of weightlessness. Weightlessness एक फीलिंग होता है, मैं रिपीट कर रहा हूं, weightlessness का मतलब वेट 0 नहीं हुआ है, वेट वहां पे एक्ट हो रहा है। ये देखो एस्ट्रोनॉट का वेट है, that weight is acting, it is present, बट उस वेट को एस्ट्रोनॉट फील नहीं कर पाए, एक्सपीरियंस नहीं कर पाए, बिकॉज इट इज इन अ वेटलेसनेस कंडीशन। तो ये हो गया एक्सप्लेनेशन ऑफ वेटलेसनेस ऑफ एन एस्ट्रोनॉट इन ऑर्बिटिंग स्पेसक्राफ्ट। We'll study one important concept for NEET and JEE examination, and this concept is discussed in NCERT चैप्टर ग्रेविटेशन एग्जाम्पल नंबर 8.18 का मतलब ये NCERT एक्सरसाइज 8.18 का भी सॉल्यूशन होगा, और ये कंसेप्ट नीट और JEE के लिए भी इंपॉर्टेंट है। देखो इसमें अभी हमको क्या पूछा है, दिस इज अर्थ सरफेस and this is end of gravitational field. Gravitational field extends up to infinity. का मतलब ये होगा infinity. This is boundary of gravitational field. अर्थ सरफेस से एक बॉडी को प्रोजेक्ट किया, का मतलब एक बॉडी को वेलोसिटी से थ्रो किया। Now we know that if velocity of projection is less than escape velocity, then body will go to certain height and then fall back to Earth's surface. And if velocity of projection is exactly equal to escape velocity, then body just escapes from the gravitational field और वहां पे उसका velocity becomes 0. But अभी जो सिचुएशन है उसमें बॉडी को प्रोजेक्ट किया विथ वेलोसिटी ग्रेटर देन एस्केप वेलोसिटी। अर्थ सरफेस से बॉडी को ऐसे प्रोजेक्ट किया है बट विथ अ वेलोसिटी ग्रेटर देन एस्केप वेलोसिटी, तो ऑब्वियसली ये बॉडी ग्रेविटेशनल फील्ड को एस्केप करेगा ही, बट आफ्टर एस्केपिंग द ग्रेविटेशनल फील्ड उसका वेलोसिटी 0 नहीं होगा। तो बॉडी विल हैव सर्टेन वेलोसिटी इवन आफ्टर एस्केपिंग द ग्रेविटेशनल फील्ड, उस वेलोसिटी का वैल्यू हमको फाइंड करना है। तो क्वेश्चन ऐसे है कि ए बॉडी इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम द अर्थ सरफेस विद द वेलोसिटी ve व्हिच इज ग्रेटर देन एस्केप वेलोसिटी, और ये वेलोसिटी आपको दिया जाएगा 3 टाइम्स ऑफ एस्केप वेलोसिटी, 2 टाइम्स ऑफ एस्केप वेलोसिटी, या से 4 टाइम्स ऑफ एस्केप वेलोसिटी। तो दिस वेलोसिटी इज गिवन टू अस। तो क्वेश्चन होगा व्हाट इज द वेलोसिटी व्हेन द बॉडी एस्केप्स फ्रॉम द ग्रेविटेशनल फील्ड, का मतलब हमको ये वेलोसिटी v2 फाइंड करना है। तो इसको फाइंड करने के लिए वी सिंपली अप्लाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। मेथड याद रखो, क्या अप्लाई करना है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। नाउ ऑन द अर्थ सरफेस काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, हाफ mv², where m is mass of this body and v होगा velocity of projection. Potential energy U1 at the surface of the earth का फॉर्मूला होता है माइनस ऑफ g कैपिटल M स्मॉल m अपॉन r, माइनस ऑफ g कैपिटल M स्मॉल m अपॉन r, और यहाँ पे r कौन सा होगा, कैपिटल R है ना, here r is capital R, and what is capital R, radius of the earth, what is capital M, mass of the earth, and what is small m, mass of the body.
देन आफ्टर एस्केपिंग द ग्रेविटेशनल फील्ड का मतलब जब बॉडी ग्रेविटेशनल फील्ड को एस्केप करेगा तो उस स्टेज पे काइनेटिक एनर्जी होगा हाफ एम v2 स्क्वायर, where v2 is the velocity after escaping the gravitational field. And potential energy कितना होगा? Zero. Beyond the gravitational field, potential energy of the body is zero because there is no force. तो ये होंगे k1 u1 के वैल्यूज एट द सरफेस और ये होंगे k2 u2 के वैल्यूज बियॉन्ड द ग्रेविटेशनल फील्ड. Then according to the law of conservation of energy, total energy on the surface must be equal to total energy outside the gravitational field. And total energy sum of kinetic energy and potential energy. So we can say K1 plus U1 equals to K2 plus U2. This is equating total energy. Now we substitute the values. K1 is half mv square, U1 is minus of g m upon r. K2 कितना है? हाफ mv2 स्क्वायर और U2 कितना है? 0. फिर मैंने स्मॉल m को कैंसिल किया फ्रॉम बोथ द साइड. फिर यहां पे मैंने सबट्रैक्ट किया तो ये हो जाएगा v स्क्वायर माइनस ऑफ 2gm अपॉन r द होल डिवाइडेड बाय 2. फिर ये 2 कैंसिल हो गया तो हमको लेफ्ट हैंड साइड में क्या मिला? v स्क्वायर माइनस ऑफ 2gm अपॉन r एंड यहाँ पे v2 स्क्वायर. 2 एंड 2 विल गेट कैंसिल. बट ये जो टर्म है 2gm अपॉन r, दिस इज नथिंग बट एस्केप वेलोसिटी का स्क्वायर बिकॉज एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला रूट ऑफ 2gm अपॉन r. तो ये जो टर्म है ये v स्क्वायर हो गया. तो आई कैन से v स्क्वायर माइनस v स्क्वायर इक्वल्स टू v2 स्क्वायर. तो फिर v2 कितना होगा? टेक द स्क्वायर रूट. So taking the square root, v2 will be under root of v square minus ve square. तो ये होगा velocity of the body after escaping the gravitational field. तो if body is projected with the velocity v, then after escaping the gravitational field, उसका जो velocity होगा v2, ये होगा root of v square minus v square. You can remember this standard equation for MCQs. तो ये होगा एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला MCQ सॉल्व के लिए. V2 का फॉर्मूला क्या होगा? अंडर रूट ऑफ v स्क्वायर माइनस ve स्क्वायर, where v stands for velocity of projection and v stands for escape velocity.